नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। लगातार आपको यहाँ बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, तो इसको जाके ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं माध्यमिक आचार परीक्षा के लिए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस जो विषय है, उसके जितना भी सिलेबस है 10 यूनिट दिया गया है। 10 यूनिट को हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो समाप्त करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस माध्यम से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका यूनिट 1 के अंतर्गत तीसरा चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग कल कर चुके थे, 60 क्वेश्चन देखे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है माध्यमिक आचार परीक्षा पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहां जाके देख लीजिए, है ना। तो आज का जो तीसरा चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, है ना, आदर्शवादी सिद्धांत और अनुभववादी सिद्धांत। तो आदर्शवादी सिद्धांत ये क्या हो गया, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हो गया, और अनुभववादी सिद्धांत जो हो गया वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हो गया। ध्यान रखिएगा, ये नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, तो 60 प्रश्नों का, एकदम बेहतरीन प्रश्नों का जो है वो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, साथ में व्याख्या, शॉर्ट व्याख्या भी हम लोग देखते चलेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम दिया गया है आपको, है ना, माध्यमिक प्रचार परीक्षा में, जिसमें से टोटल जो है वो 10 यूनिट है। पहला यूनिट अभी हम लोग देख रहे हैं, पहला यूनिट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत में कल जो है हम लोग अर्थ, प्रकृति, महत्व और स्थिति, इससे जो है वो 60 प्रश्नों का जो है हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, है ना। दूसरा चैप्टर जो है वो हम लोग जो है बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, संप्रभुता, अधिकार, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये सभी का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, सभी का अलग अलग, सभी में 40 से ऊपर क्वेश्चन आपका है। और सभी का जो है कहाँ मिल जाएगा, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, माध्यमिक आचार परीक्षा पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहां जाइए, सभी का आपको अलग अलग वीडियो एमसीक्यू प्रैक्टिस एकदम मिल जाएगा, जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम जो है वो आदर्शवादी सिद्धांत और अनुभववादी सिद्धांत नाम है। आदर्शवादी का मतलब हो गया परंपरागत, और अनुभववादी का मतलब हो गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, तो 60 एमसीक्यू का भी हम लोग 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए आप लोग, है ना। टेलीग्राम जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पे आपको पीडीएफ दिया जाता है, यहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है वो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत का मूल केंद्र बिंदु क्या है। तो आदर्शवादी मतलब क्या, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो मूल केंद्र बिंदु है वो क्या है, ये आपको बताना है। तथ्य और अवलोकन, नहीं ये आधुनिक में आएगा। ठीक है, मूल्य, नैतिकता और आदर्श, शक्ति और संघर्ष, या आर्थिक कारक। ध्यान रखिएगा, तो परंपरागत में जो है वो मूल्य, नैतिकता और आदर्श पर जो है वो जोर दिया जाता है। तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा। चलिए, आपका पेन फंस रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो बी हो जाएगा। हाँ, इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मूल्य, नैतिकता और आदर्श, इसका उत्तर हो गया। तो आदर्शवादी सिद्धांत नैतिक मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता और अच्छे जीवन जैसे आदर्शों पर बल देता है। इसका मानना है कि राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होना चाहिए। ये हमारा छोटा सा व्याख्या हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। ध्यान रखिएगा, आदर्शवादी विचारक नहीं है, ये आपको बताना है। प्लेटो, हीगल, टीएच ग्रीन या डेविड ईस्टन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो आदर्शवादी विचारक नहीं है इसमें कौन सा, तो ये तीन जो है, प्लेटो, हीगल और टीएच ग्रीन, ये परंपरागत मतलब आदर्शवादी जो है राजनीतिक सिद्धांत के विचारक हैं। डेविड ईस्टन जो है ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो है विचारक है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दो का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेविड स्टन एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक है। व्यवहारवादी किस में आता है आपका, तो आधुनिक में आता है ना, जो राजनीतिक विज्ञान में अनुभववादी दृष्टिकोण से जुड़े हैं। जबकि प्लेटो, हीगल और टीएच ग्रीन जो है वो क्या है, तो आदर्शवादी या परंपरागत के प्रमुख विचारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है ना। तो राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन जो है किस विचारक का है, ये आपको बताना है। हीगल का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो यह जो कथन है कि भैया ये किसका है, तो ये हीगल महोदय का है। उत्तर 3 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग व्याख्या में कि जर्मन दार्शनिक, ध्यान रखिएगा हीगल कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नहीं, राज्य को
एक नैतिक संस्था के रूप में देखा। राज्य को कैसे देखा? एक नैतिक संस्था के रूप में देखा और उसे पूर्ण नैतिकता और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मानते हुए यह प्रसिद्ध कथन कहा कि यह आदर्शवाद का जन्म रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान की धुरी क्या है? तो शक्ति है, कानून है, सदजीवन है या राजनीतिक प्रक्रिया है ना? तो आदर्शवाद के अनुसार राजनीतिक जीवन का जो धुरी है, जो है वो क्या है? वो ये सदजीवन है, गुड लाइफ है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो चार का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आदर्शवादी विचारक विशेषकर प्लेटो और अरस्तु की परंपरा में मानते हैं कि राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्ति के लिए एक नैतिक और सदजीवन की प्राप्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन इस आदर्शवादी विचार से संबंधित है। आदर्शवादी मतलब परंपरा। ठीक है, तो प्लेटो का है, कांट का है, टीएच ग्रीन का है या बोसांगे का है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो यह जो कथन है वो किसका है? तो टीएच ग्रीन महोदय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टीएच ग्रीन एक ब्रिटिश आदर्शवादी थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है टीएच ग्रीन का संबंध किस देश से? तो ब्रिटेन से। उनके अनुसार राज्य का आधार बाहरी बल या शक्ति नहीं बल्कि नागरिकों की सामूहिक समान इच्छा और नैतिक सहमति है। ठीक है, ये इनका कथन है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत इस राजनीतिक अवधारणा का उदाहरण है। प्लेटो के जो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो किस राजनीतिक अवधारणा से संबंधित है? अनुभववाद, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद या आदर्श राज। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो कौन से थे? ये परंपरागत थे, आदर्शवादी थे, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। प्लेटो का दार्शनिक राजा एक आदर्शवाद और काल्पनिक शासक की अवधारणा है जो पूर्ण विवेक और ज्ञान पर आधारित है और यह उसके आदर्श राज्य की संकल्पना का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को मानक मानकात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है? तो किस सिद्धांत को जो है मानकात्मक सिद्धांत भी कहते हैं? तो अनुभववादी सिद्धांत को, आदर्शवादी सिद्धांत को, इसमें परंपरागत हो गया ये, व्यवहारवादी सिद्धांत को या उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत को, है ना? तो अनुभववादी का मतलब हो गया कौन? तो ये आधुनिक है ना, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हो गया और आदर्शवादी परंपरागत हमारा हो गया। तो मानकात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है हम लोग का? इसका उत्तर क्या होगा? तो आदर्शवादी सिद्धांत को। देख लेते हैं हम लोग आदर्शवादी सिद्धांत, जिसे परंपरागत या शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्या होना चाहिए? ये आदर्शों, मूल्यों और मानदंडों पर केंद्रित होता है, इसलिए इसे मानकात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवादी राज्य को एक साधन मानते हैं या साध्य? तो आदर्शवादी जो लोग हैं वो राज्य को जो है वो साधन मानते हैं या साध्य मानते हैं, ये आपको बताना है। साध्य मानते हैं, साधन मानते हैं, कभी साधन कभी साध्य, न साध्य न साध्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदर्शवादी लोग जो है वो राज्य को जो है वो साध्य मानते हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 का उत्तर हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। साध्य माना जाता है आदर्शवाद में राज्य को सर्वोच्च नैतिक इकाई माना जाता है ना? जो अपने आप में पूर्ण और अंतिम लक्ष्य है, मतलब ये साध्य है। लक्ष्य का मतलब साध्य, और जिस साध्य को प्राप्त करने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे वो हमारा साधन है। ठीक है, न कि व्यक्तियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक मात्र उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सच्ची स्वतंत्रता है ना की अवधारणा इस आदर्शवादी विचारक के साथ जुड़ी हुई है। तो सच्ची स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो कौन सा विचारक दिया है ये आपको बताना है। जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, टीएच ग्रीन या मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा टीएच ग्रीन से संबंधित है। सच्ची स्वतंत्रता की अवधारणा टीएच ग्रीन ने दिया था। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग व्याख्या में। ग्रीन ने नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की और सच्ची या सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की, जिसका अर्थ है कि उन परिस्थितियों और क्षमताओं की उपलब्धता जो व्यक्ति को अपने नैतिक और सर्वोत्तम स्वयं को साकार करने की अनुमति देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवाद का मुख्य दोष क्या है? ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद का मतलब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य दोष है वो क्या है ये आपको बताना है। अत्यधिक तथ्यात्मक होना, मूल्यों और नैतिकता की उपेक्षा, वैज्ञानिक पद्धति पर अत्यधिक निर्भरता, अत्यधिक काल्पनिक और अव्यवहारिक होना। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा? तो मुख्य दोष जो इसका है वो क्या है? तो अत्यधिक काल्पनिक होना और अव्यवहारिक होना। ठीक है, चलिए मतलब अव्यवहारिक का मतलब हो गया साइंटिफिक नहीं होना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते व्याख्या में कि आदर्शवाद की आलोचना मुख्य रूप से इस आधार पर की जाती है कि यह राजनीतिक वास्तविकता के बजाय अमूर्त आदर्शों पर अधिक केंद्रित है, जिससे यह काल्पनिक और अव्यवहारिक हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देते हैं। ये अनुभववादी बोल रहा है, मतलब ये आधुनिक, ध्यान रखिएगा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से किस पर बल देते हैं, ये आपको बताना है। मूल्यों और नैतिकता पर। ये किसका था, तो ये हमारा परंपरागत का। ठीक है। अवलोकन और सत्यापन की योग्य तथ्य, धर्म और अध्यात्म, ऐतिहासिक परंपरा, है ना। तो आधुनिक जो है वो वैज्ञानिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किस पर देता है, तो अवलोकन और सत्यापन योग्य तथ्य पर, फैक्ट पर, है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं कि अनुभववादी सिद्धांत ज्ञान के लिए इंद्रियों के माध्यम से अवलोकन और प्रयोग पर जोर देता है। यह केवल उन्हीं चीजों को सत्य मानता है जिनका सत्यापन किया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है कि अनुभववादी सिद्धांत का संबंध राजनीति विज्ञान के किस आधुनिक दृष्टिकोण से है। किस आधुनिक दृष्टिकोण से जो है वो आधुनिक सिद्धांत का संबंध है, ये आपको बताना है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, परंपरागत दृष्टिकोण, शास्त्रीय आदर्शवाद, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत आप छाट सकते हैं। परंपरागत तो होगा नहीं, आधुनिक का बात कर रहा है ये। शास्त्रीय भी नहीं होगा, शास्त्रीय परंपरागत में होता है। मार्क्सवादी भी नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। इसलिए 12 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। 20वीं शताब्दी में अनुभववाद ने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया, जिसने राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अध्ययन पर जोर दिया। उत्तर व्यवहारवाद भी अनुभववाद के उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन मूल्यों को भी महत्व देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राजनीति में कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, यह प्रसिद्ध कथन किस अनुभववादी या व्यवहारवादी विचारक का है ना? तो रॉबर्ट डहल का, डेविड स्टर्न का, हेराल्ड लासवेल का या ग्राहम वेल्स का। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो यह जो है किस विचारक का जो है वो है, ये है हेराल्ड लासवेल का। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो 13 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हेराल्ड लासवेल ने इस कथन ने राजनीति को शक्ति और प्रभाव के एक अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुभववादी अध्ययन मतलब आधुनिक, है ना, में मूल्य तटस्थता का क्या अर्थ है। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का जो है अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। अध्ययन में मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देना, शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत मूल्यों को अध्ययन से अलग रखना चाहिए, केवल नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना या अध्ययन में किसी भी तथ्य को शामिल न करना। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूल तटस्थता का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप शोध कर रहे हैं, उसमें आपकी भावना जो है उस पर थोपा नहीं जाए, बल्कि जो सत्य है, जो दिख रहा है, जो अवलोकन में आ रहा है, उसी को करना है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुभववादी विशेषकर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह अध्ययन करना चाहिए, जिसमें शोधकर्ता तथ्य आधारित निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए अपने व्यक्तिगत नैतिक और राजनीतिक मूल्यों से मुक्त रहे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रणाली सिद्धांत सिस्टम थ्योरी किस अनुभववादी या व्यवहारवादी विचारक से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा विचारक है जो प्रणाली सिद्धांत की अवधारणा दिया था। तो कार्ल डॉइच ने, रॉबर्ट डहल ने, जीए अमोड ने या डेविड स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो यह जो सिद्धांत है वो डेविड स्टर्न का है। तो 15 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। हाँ, डेविड स्टर्न ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ना? किताबों से भी क्वेश्चन रहता है। द पॉलिटिकल सिस्टम किसका किताब है, तो डेविड स्टर्न का है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कब छपा था, तो 1953 में छपा था। ध्यान रखिएगा, यहाँ व्याख्या से पढ़ने से हम लोग को ये फायदा होता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। में राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए आदान प्रदान इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित प्रणाली सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है। तो अनुभववाद के अनुसार जो है ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो भैया क्या है, अंतर्ज्ञान, तर्क, इंद्रिय अनुभव या दैवीय ज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो अनुभववाद क्या हो गया, तो अनुभववाद हो गया हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, और उसमें अवलोकन पर आधारित हम लोग करते हैं, मतलब इंद्रिय अनुभव, ये हमारा क्या हो गया, इंद्रिय अनुभव अवलोकन के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुभववाद मानता है कि सभी ज्ञान अवलोकन, प्रयोग या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव से आता है, न कि केवल तर्क और अंतर्ज्ञान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि व्यवहारवाद को राजनीतिक सिद्धांत में एक क्रांति क्यों माना जाता है? ठीक है, तो व्यवहारवाद को जो है राजनीतिक सिद्धांत में क्रांति माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत में किसको एक क्रांति की तरह देखा जाता है, तो व्यवहारवाद को। ठीक है, क्योंकि इसने मूल्यों पर अधिक बल दिया था, क्योंकि इसने राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया, क्योंकि इसने केवल ऐतिहासिक अध्ययन पर बल दिया, ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसने राज्य का सर्वोच्च माना, ये भी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि इसने राजनीतिक अध्ययन में जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया था, इसलिए जो है यहाँ पर क्रांति के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाने के उद्देश्य से जो है वो व्यवस्थित अवलोकन, मात्रात्मक तकनीकें और सत्यापन के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन पर जोर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट डहल का बहुतंत्र का सिद्धांत किसका एक अनुभवजन्य अध्ययन है? तो बहुतंत्र का जो थ्योरी है या अवधारणा है, किसने दिया था? तो रॉबर्ट डहल ने दिया था। यहां से क्वेश्चन आपका बन गया का अनुभवजन्य अध्ययन है, मतलब किसके सिद्धांत, किसका एक अनुभवजन्य है? तानाशाही का, अभिजाततंत्र का, लोकतंत्र का या अराजकतावाद का। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो बहुतंत्र। बहुतंत्र का मतलब क्या हो गया? जनता का तंत्र। और जनता का तंत्र किस में आता है? हमारा लोकतंत्र में आता है। तो ऐसे कोरिलेट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डहल ने लोकतंत्र के आदर्शवादी रूप के बजाय जो है वास्तविक दुनिया में मौजूद शासन प्रणाली के अनुभवजन्य मतलब तथ्य आधारित अध्ययन के लिए बहुतंत्र शब्द का जो है प्रयोग किया था, जहां शक्ति कई समूहों के बीच बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत में अनुभववाद की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? तो अनुभववाद का मतलब ये हो गया कि आपका आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका आलोचना का जो मुख्य आधार है क्या है, आलोचना किस आधार पर किया गया है, ये आपको बताना है। तथ्यों की उपेक्षा, अत्यधिक काल्पनिक होना, नहीं अत्यधिक काल्पनिक होना हमारा परंपरागत में था, ये नहीं हो सकता। वैज्ञानिक पद्धति पर कम जोर, नहीं वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक जोर दिया था। मूल्य और नैतिकता की अपेक्षा, हाँ ये उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत में अनुभववाद जो है वो व्यक्ति के मूल्य, समाज के मूल्य, है ना, सामूहिकता का मूल्य, नैतिकता का उपेक्षा किया था, इसलिए जो है इसका मुख्य आधार आलोचना किया गया था। उत्तर 19 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? और डी हो जाएगा। ठीक है, अनुभववाद विशेषकर व्यवहारवाद की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वैज्ञानिक कठोरता पर अत्यधिक जोर देने के प्रयास में इसने क्या होना चाहिए, नैतिकता और मूल्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा की थी। ठीक है, समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन है कि अनुभववादी दृष्टिकोण किस प्रकार के निष्कर्षों पर जोर देता है? तो अनुभववादी दृष्टिकोण मतलब आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार के निष्कर्ष पर जोर देता है? तो विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, मानकात्मक, आध्यात्मिक या काल्पनिक। आसान क्वेश्चन है बहुत, अभी तक जो है आप समझे इतना, उतने हिसाब से इसका उत्तर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो विवरणात्मक और व्याख्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि आदर्शवादी सिद्धांत और अनुभववादी सिद्धांत के बीच मुख्य अंतर क्या है ना? ध्यान रखिएगा, आदर्शवादी कौन? तो परंपरागत। और अनुभववादी कौन? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बीच जो मुख्य अंतर है क्या है? तो आदर्शवाद क्या है पर अनुभववाद क्या होना चाहिए पर केंद्रित है। आदर्शवाद क्या होना चाहिए और पर यह अनुभववाद क्या है केंद्रित है। दोनों केवल तथ्यों पर केंद्रित है, दोनों केवल मूल्य पर केंद्रित है। इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदर्शवाद क्या होना चाहिए और अनुभववाद क्या है पर जो है क्या करता है, तो केंद्रित करता है, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा हमारा? 21 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आदर्शवाद मानकात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद मतलब परंपरागत, मानकात्मक होता है जो आदर्शों पर बल देता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, जबकि अनुभववाद तथ्यात्मक होता है, फैक्ट पर बात करता है, जो राजनीतिक वास्तविक क्या है, वास्तविकता भी क्या है, क्या हो समाज में है, वो जो देखता है, अवलोकन करता है इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, उस पर ध्यान करता है। इसलिए ये होता है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्शवादी सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा ऐसा कथन है ये चार में से जो आदर्शवादी सिद्धांत मतलब परंपरागत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह केवल शक्ति के अध्ययन से संबंधित है, यह केवल चुनाव परिणामों के आंकड़ों पर केंद्रित है, यह ऐतिहासिक घटनाओं का मात्र विवरण है, यह राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक औचित्य और लक्ष्यों पर केंद्रित है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदर्शवादी में जो है वो राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक औचित्य और लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुभववादी सिद्धांत मतलब आधुनिक सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन और सत्यापन पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं की आलोचना करता है, आलोचना नहीं करता है। यह केवल राज्य की कानूनी संप्रभुता पर केंद्रित है, ये भी नहीं। यह महान विचारकों के इतिहास पर केंद्रित है, ये भी नहीं। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि अनुभववादी बोल रहे हैं मतलब आधुनिक बोल रहा है, और आधुनिक में जो है हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन और सत्यापन पर जो है वो बात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 24। में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मतलब कि का हिस्सा नहीं मतलब पुराना राजनीतिक सिद्धांत का जो है हिस्सा नहीं है। आदर्शवादी सिद्धांत ये हमारा हिस्सा है परंपरागत का। कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत ये भी परंपरागत है। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत है ना, तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? कानूनी सिद्धांत भी है। और संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत जो है हमारा क्या है? ये आधुनिक जो है ना, ये आधुनिक जो है इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या हम लोग कि संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत जो है वो एक आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जिसे जीए आमोन और जेम्स कॉलमैन जैसे विचारकों ने विकसित किया था। ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो जीए आमोंड ने और जेम्स कॉलमैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान को राजनीति का विज्ञान बनाने पर जोर दिया था? देखेंगे राजनीतिक विज्ञान को क्या बनाने पर? तो राजनीति का विज्ञान बनाने पर जोर दिया था। तो आदर्शवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, अनुभववादी या व्यवहारवादी सिद्धांत या नारीवादी सिद्धांत? इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो राजनीति का विज्ञान विज्ञान बनाने पर जोर किसने दिया था? अनुभववादी या व्यवहारवादी या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 26। में क्या कर रहा है कि व्यवहारवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो व्यवहारवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था भैया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पारंपरिक सिद्धांतों की विफलता, आदर्शवाद की बढ़ती लोकप्रियता, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन, है ना? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन नहीं हो रहा था, बाकी उदय हो रहा था। एकदम गलत उत्तर है ना? मतलब उल्टा कर दिया है। प्लेटो के सिद्धांतों का पुनर्स्थापना। तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो पारंपरिक हमारा सिद्धांत था, पारंपरिक व्यवस्था था समाज में, उसका विफलता हो गया था, वो पतन हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अनुभववाद और आदर्शवाद के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था? तो किसने था ये? तो जॉन लॉक, डेविड स्टर्न, टीएस ग्रीन या लियो स्ट्रॉस? मतलब इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो डेविड स्टर्न ने जो है वो अनुभववाद मतलब परंपरागत और आधुनिक जो है वो सिद्धांत जो था उसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जिसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। डेविड स्टर्न ने 1960 के दशक के अंत में उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बेहावियरिज्म का आह्वान किया था। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना कि उत्तर व्यवहारवाद का जनक या इसका जो है प्रारंभकर्ता कौन है? तो डेविड स्टर्न साहब है। ठीक है, जिसमें उन्होंने अनुभववादी शोध की प्रासंगिकता और क्रिया के लिए मूल्यों को फिर से शामिल करने पर जोर दिया, जो अनुभववाद और आदर्शवाद के बीच एक समन्वय था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। राजनीतिक सिद्धांत में आगमन पद्धति है ना का हो गया इंडक्टिव मेथड पर अधिक जोर कौन देता है? तो आगमन पद्धति मतलब इंडक्टिव पर अधिक जोर कौन देता है? तो आदर्शवादी, कानूनी सिद्धांत, मार्क्सवादी या अनुभववादी? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो ये अनुभववाद। अनुभववादी मतलब कौन? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इंडक्टिव आगमन पद्धति पर जोर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगमन पद्धति में विशिष्ट अवलोकनों तथ्यों से शुरू करके सामान्य सिद्धांत या सामान्यीकरण तक पहुंचा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो है आगमन पद्धति में क्या करते हैं हम लोग? तो विशिष्ट अवलोकन तथ्यों को शुरू करके जो है सामान्य तरह एक सामान्यीकरण करते हैं लास्ट में। ये हो गया आपका। अनुभववाद या व्यवहारवाद तथ्यों के अवलोकन पर जोर देता है, इसलिए यह आगमन पद्धति का समर्थन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत में निगमन पद्धति डिडक्टिव मेथड पर जोर कौन देता है? डिडक्टिव पर कौन देता है? अनुभववाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद या अर्थार्थवाद? इसका उत्तर क्या होगा? तो निगमन, है ना? निगमन पद्धति आदर्शवाद हो गया हमारा। और आपका
आगमन पद्धति जो हम लोग का हो गया वो अनुवाद हो गया। ये आपको हो गया, दोनों एक साथ मिल गया आपको उत्तर, है ना? ये हो गया आदर्शवाद। व्याख्या भी देख लेते हैं। निगमन पद्धति में सामान्य सिद्धांतों जैसे नैतिकता या तर्क से शुरू करके विशिष्ट निष्कर्षों तक पहुंचा जाता है। आदर्शवादी विचार प्लेटो अक्सर तर्क और दर्शन पर आधारित सामान्य सिद्धांतों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुभववाद का एक महत्वपूर्ण उपकरण मात्रात्मक तकनीक का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुभववाद की बात कर रहे हैं, मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बात कर रहा है। का एक महत्वपूर्ण उपकरण मात्रात्मक तकनीक, है ना, का उपयोग किस लिए करते हैं? तो नैतिक आदर्शों को परिभाषित करने के लिए? बोले नहीं। ऐतिहासिक कथाएं लिखने के लिए? बोले नहीं। राज्य की कानूनी संरचना को समझने के लिए? बोले नहीं। राजनीतिक व्यवहार को मापने और विश्लेषण करने के लिए? ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो 60 प्रश्न आज हम लोग करेंगे, जिसमें से 30 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं बहुत बढ़िया से, है ना? आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो है प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है हम लोग का, हीगल के अनुसार स्वतंत्रता की प्राप्ति कहाँ संभव है? तो हीगल के अनुसार जो स्वतंत्रता की प्राप्ति है वो कहाँ संभव है? तो सिविल सोसाइटी में, परिवार में, राज्य में या प्राकृतिक अवस्था में? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो हीगल महोदय ने बोला कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हमको कहाँ से मिलेगा? राज्य से मिलेगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। हीगल के लिए राज्य नैतिक जीवन का पूर्ण अभिव्यक्ति है और व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता केवल राज्य के कानूनों का पालन करके ही प्राप्त होती है। ये हीगल का आपका विचार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुभववाद की एक सीमा यह है कि यह राजनीतिक घटनाओं के खाली स्थान पहलू की उपेक्षा करता है। किसका? तो तथ्यात्मक का, मात्रात्मक का, मानक या मूल्यपरक का, या विवरणात्मक का। तो अभी हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस के उसमें हम लोग समझे कि मानकात्मक ये और मूल्यपरक ये किसका हमारा था? तो ये हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का था। तो अनुभववाद पूछ रहा है, मतलब आधुनिक के बारे में बात कर रहा है। तो आधुनिक किसका उपेक्षा करता है? तो मानात्मक और मूल्यपरक का, है ना? और तथ्यात्मक का ये समर्थन करता है, मात्रात्मक भी समर्थन करता है, विवरणात्मक भी समर्थन करता है। तो ये तीनों का समर्थन करता है। उपेक्षा किसका करता है? तो ये मानात्मक और मूल्यपरक। तो क्या हो जाएगा? तो 32 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं व्याख्या कि व्यवहारवाद के रूप में अनुभववाद ने वैज्ञानिक कठोरता पर इतना अधिक जोर दिया कि उसने राजनीतिक के मूल्यपरक और नैतिक पहलू को नजरअंदाज कर दिया। इस आलोचना भी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तथ्य और मूल्य, फैक्ट एंड वैल्यू के बीच द्वैतवाद को किसने चुनौती दिया था? किसने चुनौती दिया था ये आपको बताना है। तो प्लेटो ने, चार्ल्स मेरियम ने, रॉबर्ट डहल ने, या डेविड स्टर्न ने, है ना? तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो तथ्य और वैल्यू को चुनौती जो है वो किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड स्टर्न साहब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर व्यवहारवाद के तहत स्टर्न ने जोर दिया कि शोधकर्ता को मूल्यों के महत्व को पहचानना चाहिए और तथ्यात्मक अनुसंधान को सामाजिक प्रासंगिकता से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार तथ्य मूल्य द्वैतवाद को चुनौती दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आदर्शवादी विचारकों ने सामान्य इच्छा, जनरल विल की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया था? रूसो से, प्लेटो से, लॉक से, या बेंथम से? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है वो रूसो से जो है ये लोग क्या किए थे? तो ग्रहण किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण, है ना, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशियोलाइजेशन जैसे अवधारणाओं का विकास किस दृष्टिकोण की देन है? ठीक है, तो आदर्शवादी का, अनुभववादी व्यवहारवादी का, ऐतिहासिक का, या कानूनी का? ध्यान रखिएगा, राजनीतिक संस्कृति कल्चर का बात जो है या वैल्यू का बात जो है हम लोग का कहाँ किया जाता है? तो अनुभववादी में या व्यवहारवादी में या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो है उस राजनीतिक समाजीकरण का बात किया जाता है। इसलिए 35 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना? ये अवधारणाएं व्यवहारवादी दृष्टिकोण के तहत विकसित हुई, जिन्होंने राजनीतिक संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों और समूह के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान रखिए, परंपरागत में जो है राजनीतिक जो संस्था था उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता था, उसके अनुसार जो है अध्ययन किया जाता था। लेकिन व्यवहारवाद जब आया, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जब आया, तो ध्यान रखिएगा व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर ज्यादा बात हुआ, है ना, समूहों के व्यवहार पर जो है वो यहाँ पर बात होने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुभववाद किस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत को अस्वीकार करता है? ध्यान रखिएगा, अनुभववाद का बात कर रहा है, मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बात कर रहा है। उसमें जो है
किस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत को अस्वीकार करता है, मतलब उसको अपेक्षा करता है ना? तो विवरणात्मक, ये विवरणात्मक अनुभववाद समर्थन करता है। फिर है आपका वैज्ञानिकता, ये भी क्या करता है, वो समर्थन करता है। मानकात्मक या मूल्य मुक्त जो है वो किसका करता है हम लोग का, इसका उत्तर के मूल्य मुक्त भी जो है अनुभववाद का समर्थन करता है। तो मानकात्मक जो है इसका जो है अस्वीकार करता है, इसको उपेक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभववाद या व्यवहारवाद है ना, मानकात्मक सिद्धांतों को अस्वीकार करता है क्योंकि उनका सत्यापन अवलोकन और प्रयोग से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि टीएच गिरीन ने स्वतंत्रता को खाली स्थान की शक्ति माना है। किसका शक्ति माना है? तो मनमानी करने का, मनचाहा करने का, कानून का विरोध करने का, या नैतिक विकास करने का, है ना? टीएच गिरीन साहब ने जो है स्वतंत्रता को जो है किसका शक्ति माने हैं? तो नैतिक विकास करने का। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ठीक हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द रिपब्लिक में, द रिपब्लिक क्या है भैया? तो द रिपब्लिक एक किताब है, और किसका है? तो प्लोटिक का है ना, प्लेटो का है। ये प्लेटो महोदय ने द रिपब्लिक नामक किताब लिखे थे। इस सिद्धांत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। किस सिद्धांत? प्लेटो द रिपब्लिक नामक किताब में जो है प्लोटे साहब ने जो है वो किस सिद्धांत का विस्तृत विवरण दिया था, यह बताना है। शक्ति सिद्धांत, न्यायी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, या कानूनी सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो न्यायिक सिद्धांत को जो है ये विस्तृत जो है विवरण प्रस्तुत किए थे। ठीक है, देख लेते हैं। प्लेटो की द रिपब्लिक मुख्य रूप से उनके न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के सिद्धांत पर केंद्रित है। यानी कि यहाँ से और भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले द रिपब्लिक किताब है, किसका किताब है? प्लेटो महोदय का है। इस किताब में जो है वो न्याय का सिद्धांत का विवरण दिए हैं, आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है इसमें विवरण दिए हैं, और दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं आपसे पूछ रहा है। तो व्यवहारवाद का मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो है वो लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। सत्यापन, ये लक्षण है। तकनीक, ये भी प्रयोग करता है। शुद्धता या अस्पष्टता, ध्यान रखिएगा, शुद्धता का भी प्रयोग, ये तीनों जो है वो इसका लक्षण है। कौन नहीं है? अस्पष्टता नहीं है, ये लक्षण नहीं है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, है ना? व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है, इसलिए अस्पष्टता उसके सिद्धांत को विपरीत है। स्टर्न ने व्यवहारवाद के 8 प्रमुख लक्ष्यों को बताया था, जिनमें से ये तीनों ऊपर अभी हम लोग देखे वो शामिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने लक्ष्य बताए थे? तो 8 लक्ष्य बताए। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितनी वर्ग संरचना होनी चाहिए? एक आदर्श राज्य में जो है कितना वर्ग संरचना होना चाहिए? तो 2 शासक और शासित, 3 शासक, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, 4 या 5। तो प्लेटो ने जो बताया कि एक आदर्श राज्य में जो है कितना वर्ग संरचना होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए। कौन कौन? शासक या दार्शनिक जिसको आप कह सकते हैं, सैनिक और उत्पादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, प्लेटो ने आत्मा को 3 तत्वों जैसे विवेक, साहस, भूख या वासना के अनुरूप, है ना, राज्य में 3 वर्ग, दार्शनिक या शासक वर्ग कौन? विवेक का आधारित है। साहस सैनिक वर्ग, संरक्षक वर्ग, भूख कौन? उत्पादक या कारीगर का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा सिद्धांत अस्तित्व में आया? है ना, तो व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा सिद्धांत जो है अस्तित्व में आया था? उत्तर व्यवहारवाद, मार्क्सवाद, कानूनी सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत। तो व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया जब दिया गया तो उसके स्वरूप जो एक नया सिद्धांत है जिसको उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 41 का उत्तर जो है हमारा ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डेविड स्टर्न ने 1960 के दशक में व्यवहारवाद की आलोचना की और उत्तर व्यवहारवाद का आह्वान किया, प्रारंभ किया, जिसने प्रासंगिकता और कार्रवाई पर जोर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुभववाद व्यवहारवाद के तहत राजनीतिक सिद्धांत का कार्य मुख्य रूप से क्या कर रहा है? तो राजनीतिक सिद्धांत का जो कार्य है वो क्या है? आदर्श समाज की स्थापना करना? नहीं, ये परंपरागत में है। राजनीतिक घटनाओं के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना? ये है। नैतिक नियमों को लागू करना? तो नहीं, ये भी परंपरागत का है। महान विचारकों की जीवनी लिखना? ये भी नहीं है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दो भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुभववाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तथ्यों पर आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि एक घटना कारण दूसरी घटना प्रभाव कैसे प्रभावित करता है ना, कारण प्रभाव को कोरिलेट करता है। अगला क्वेश्चन, हिगल का राज्य सिद्धांत किस सिद्धांत की, है ना, अंतर्जित अभिव्यक्ति है?
है ना? अतिरंजित अभिव्यक्ति, है ना? तो व्यक्तिवाद का, उदारवाद का, आदर्शवाद का या यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? हीगल का जो है, हीरगल जो है वो क्या है? तो पुराने जो है राजनीतिक विचारक हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदर्शवाद का हो जाएगा। 43 का उत्तर हमारा 3 हो जाएगा, आदर्शवाद। ये पुराने हो गया, ठीक है? परंपरागत में आ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, हीगल का राज्य सिद्धांत राज्य को परम सत्ता और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मानना आदर्शवादी सोच का चरम और अतिरंजित अभिव्यक्ति है, जिसने राज्य को अत्यधिक महत्व दिया था, है ना? अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में किस पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ध्यान रखिएगा, व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं, मतलब आधुनिक का बात कर रहे हैं, तो राज्य के औपचारिक ढांचे का, है ना, कानून और संविधान का, ऐतिहासिक संधियों का या राजनीतिक संस्थाओं के अनौपचारिक पहलू और व्यक्तियों के व्यवहार। ध्यान रखिएगा, आधुनिक में क्या करते हैं? व्यक्तियों के व्यवहार को महत्व देते हैं। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारवाद ने औपचारिक संस्थाओं के बजाय चुनावों, मतदान, दबाव समूहों आदि के माध्यम से वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, किस आदर्शवादी विचारक को अज्ञान के पर्दे की विचार के रूप में जाना जाता है? कौन सा आदर्शवादी विचारक? आदर्शवादी विचारक मतलब जो है परंपरागत जो है राजनीतिक विचारक, है ना, पुराने वाले, है ना, विचारक को अज्ञान के पर्दे के विचार के रूप में जाना जाता है। हीगल को, ग्रीन को, फोसांके को या जॉन रॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रॉल्स एक समकालीन मार्कत मानकतात्मक विचारक है, जिसका न्याय का सिद्धांत आदर्शवादी परंपरा के तहत अज्ञान के पर्दे की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुभववाद में एक राजनीतिक सिद्धांत को वैध कब माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुभववाद का बात कर रहे हैं, मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बात कर रहा है। में राजनीतिक सिद्धांत को वैध कब मानते हैं हम लोग? जब वह नैतिक रूप से सही हो, जब उसका ऐतिहासिक आधार हो, नहीं नहीं, जब वह अवलोकन प्रयोग से सत्यापन योग्य हो। सटीक उत्तर मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सत्य व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सत्यापन अनुभववादी या व्यवहारवादी पद्धति का केंद्रीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्वार्थ परायणता को सामान्य भलाई में बदल देना इसका कार्य है। ध्यान रखिएगा, स्वार्थ परायणता को सामान्य भलाई में, मतलब क्या है कि किसी एक व्यक्ति के जो स्वार्थ है उसको सामान्य पूरे समाज में जो है बदल देना, सामाजिक पहलू बना देना, ये किसका कार्य है? तो राज्य आदर्शवादी के अनुसार नहीं, ये परंपरागत का बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता। बाजार, अराजकता या व्यक्ति, है ना, आदर्शवाद के अनुसार। अच्छा, इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा, राज्य आदर्शवाद के अनुसार। 47 का उत्तर जो है हमारा एक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। आदर्शवाद विशेषकर ग्रीन के विचार में राज्य को एक नैतिक इकाई के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तियों के स्वार्थ परायण इच्छाओं को सामान्य इच्छा और सामान्य भलाई में परिवर्तित करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम अभी हम लोग देखे थे, किसका किताब था? 1953 में छपा। ये लेखक कौन है? ये हम लोग पहले देख चुके हैं। रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल या ग्राहम वालेस। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? यह जो किताब है वो किसका था? तो डेविड ईस्टन का था। ठीक है, यह पुस्तक जो है वो डेविड ईस्टन की है, जिसने राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद और अनुभववाद के बीच सेतु का कार्य करने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद और अनुभववाद के बीच सेतु का काम, पुल का काम करने वाला जो विचार है वो कौन है? तो शास्त्रीय सिद्धांत, मार्क्सवाद, उत्तर व्यवहारवाद या कानूनी सिद्धांत। आसान उत्तर है, अभी तक जो उतना समझे उसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर व्यवहारवाद होगा। 49 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद का तत्व है? आदर्शवाद का तत्व जिसमें चार में से कौन है भैया? तो शक्ति का अध्ययन, मात्रात्मक विश्लेषण, सांख्यिकीय पद्धति या नैतिक अनिवार्यता। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? आदर्शवाद का जो तत्व है, आदर्शवाद किसका है भैया? तो आदर्शवाद हमारा परंपरागत है, पुराने राजनीतिक सिद्धांत का है। इसमें नैतिकता का अनिवार्यता ये मापा जाता है। बाकी शक्ति का अध्ययन, मात्रात्मक, संख्यात्मक ये आधुनिक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद शब्द को राजनीतिक सिद्धांत में किसने लोकप्रिय बनाया था? व्यवहारवाद शब्द को राजनीतिक सिद्धांत में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो प्लेटो ने, रूसो ने, मैकियावेली ने या डेविड स्टन। अभी तक जितना समझे उसके हिसाब से उत्तर मिल जाएगा आपको डेविड स्टन। ठीक है,
51 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, है ना। हालांकि व्यवहारवाद के बीज जो है मतलब शुरुआत जो किया था वो चार्ल्स मेरियम और ग्राहम वालिस के जैसे विचारकों के काम में थे, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से परिभाषित और लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो डेविड स्टन को जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक हास, ये ह्रास हो जाएगा ना, राजनीतिक ह्रास, है ना, की अवधारणा किस अनुभववादी विचारक से जुड़ी हुआ है। तो राजनीतिक ह्रास, पॉलिटिकल डिके का जो अवधारणा है वो किस अनुभववादी मतलब क्या हो गया, तो आधुनिक राजनीतिक विचारक, है ना। तो सैमुअल पी हिटिंगटन का है, जी ए आमोंड का है, कार्ल डॉइस का है, या रॉबर्ट डहल का है। क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये अवधारणा जो है किससे जुड़ा हुआ है, सैमुअल पी हिटिंगटन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटिंगटन ने अपनी कृति पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ध्यान रखिएगा ये किताब का नाम है, और यह जो किताब है वो किसका है, तो हिटिंगटन साहब का है ना, सैमुअल पी हिटिंगटन का है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, है ना, में राजनीतिक विकास के विपरीत राजनीतिक ह्रास का अवधारणा दी, जो एक अनुभव जन अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद किस पर अधिक जोर देता है। तो आदर्शवाद कौन, मतलब परंपरागत, किस पर जोर देता है, राज्य पर, व्यक्ति पर, समाज पर, राष्ट्रीय कानून, ध्यान रखिएगा किस पर जोर देता है, तो राज्य पर देता है। 53 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अनुभववाद में परिकल्पनाएं, है ना, किस पर आधारित होना चाहिए। अनुभववाद मतलब आधुनिक का बात कर रहा है, ये आदर्शवाद का बात कर रहा है, सॉरी व्यवहारवाद का बात कर रहा है ना। तो केवल दार्शनिक तर्क, अवलोकन योग्य डेटा और सत्यापन पर, धार्मिक ग्रंथ पर, राजनीतिक नेता का व्यक्तिगत विचार पर, ये सब क्या है, तो ये सब परंपरागत का है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अवलोकन और सत्यापन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मैकियावेली की द प्रिंस क्या है, तो किताब का नाम है, और इसके लेखक कौन है, तो मैकियावेली साहब है। राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण स्पष्ट है, तो मैकियावेली के द प्रिंस नामक किताब में राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण जो है वो आपको दिखेगा, तो आदर्शवादी, समाजवादी, उदारवादी, यथार्थवादी और अनुभववादी। इसका उत्तर जो है हमारा 55 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो द प्रिंस में जो है वो यथार्थवादी और अनुभववादी आपको दिखेगा, मतलब आधुनिक वाला है। अगला क्वेश्चन, मैकियावेली ने राजनीति को जैसी है के रूप में देखा, जिसमें शक्ति, बल और मानव प्रवृत्ति की स्वार्थी वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित किया था गया, जो अनुभववादी अर्थार्थवादी परंपरा की नींव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुभववाद ने राजनीतिक सिद्धांत के किस तत्व को मिथ्या माना है। किसको माना है, अवलोकन को, तथ्य को, मान मानकात्मक या मूल्यपरक कथन को, या कारण प्रभाव संबंध को, है ना। ध्यान रखिएगा मिथ्या किसको माना है, मतलब उसको उपेक्षा किसको किया है, अवलोकन अनुभोजन में शामिल है, तथ्य भी है ना, फिर कारण प्रभाव संबंध भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 56 का उत्तर जो है हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इसको अपेक्षा किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आदर्शवाद की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आदर्शवाद की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है, औद्योगिक क्रांति से, प्राचीन यूनानी दर्शन प्लेटो अरस्तु से, वैज्ञानिक क्रांति से, या पुनर्जागरण से। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी दर्शन प्लेटो और अरस्तु से जो है यहाँ से जो है आदर्शवाद की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि डेविड ईस्टन के प्रणाली सिद्धांत, ध्यान रखिएगा प्रणाली सिद्धांत किसने दिया, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, डेविड ईस्टन साहब ने दिया, है ना। में मांग, डिमांड और समर्थन, है ना, डिमांड और सपोर्ट, समर्थन कहाँ से आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, केवल शासकों से, या न्यायपालिका से। आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से, है ना। देख लेते हैं व्याख्या थोड़ा। ईस्टर्न के मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से मांग और समर्थन प्राप्त करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य एक वैज्ञानिक राजनीतिक ज्ञान कोश का निर्माण करना। तो आदर्शवाद का, कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, या व्यवहारवाद के। किस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कहाँ गया, कहाँ हमारा कहाँ जाएगा, तो वैज्ञानिक हमारा जो है आदर्श सॉरी व्यवहारवाद में आ जाएगा। उत्तर हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और आज का अंतिम प्रश्न। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखें, जो पूरा वीडियो देखो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आग्रह होगा आप लोग जो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को जरूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ, टीएच ग्रीन ने किस पर राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया है, व्यक्तिगत संपत्ति, नागरिक स्वतंत्रता,
नैतिक विकास में बाधा डालने वाली बुराइयां जैसे शराबखोरी या धार्मिक मामले। टी एच गिरीन साहब ने जो है वो राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किसने किया? तो नैतिक विकास में बाधा डालने वाली बुराइयों, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। तो ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, ध्यान रखिएगा सकारात्मक, है ना? जिसके तहत राज्य केवल उन बाधाओं जैसे गरीबी, अज्ञानता, शराबखोरी को दूर करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जो व्यक्ति की सच्ची नैतिक स्वतंत्रता और विकास में बाधा डालती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस चैप्टर का हम लोग क्या किए, तो 60 एमसीक्यू प्रैक्टिस के बहुत बढ़िया तरीके से। सभी को बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। बहुत जल्द आप लोग को नवंबर में परीक्षा होने का चांसेस है, इसलिए तैयारी में जो है भिड़ जाए। हम जो है क्या करेंगे, प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर करके समाप्त कर देंगे आप लोग को। प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है, और अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए, है ना? ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति, अर्थ, प्रकृति, महत्व ये हम लोग कर चुके हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, संप्रभुता, ये सभी का अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सभी में 40 से ऊपर क्वेश्चन है, आप इसको जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में जाइएगा, माध्यमिक आचार परीक्षा पॉलिटिकल साइंस का प्ले लिस्ट बना, वहां पे मिल जाएगा। आज हम लोग इसका कर लिए, कल जो है हम लोग व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से कम 40-50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।